हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम इसमें पढ़ रहे हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या है, क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर। समझ में आया। रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या है, जिस पर मैंने ऑलरेडी 7 वीडियो बना कर अपलोड कर दिया है। ये अगला वीडियो है। तो ठीक है, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n क्या है, इसको कैसे बदला जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। एक बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2019 में, जहाँ यम तथा यन ऋणात्मक पूर्णांक है। बताया जा रहा है कि जो यम का ये जो 2 पे पावर, यहाँ पे पहला बात क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। 3-4 बातें कही हैं, देखिए कौन सी बातें कही गई है। परिमेय संख्या, ये तो है परिमेय संख्या। पहली बात परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या है के हर को, यानी ये जो हर है यहाँ पे लिखा है 257/5000। ये जो हर है के हर को 2 पे पावर m, यानी इसके रूप में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में लिखिए। यानी पहला काम क्या करना है, किस हर को इसके रूप में लिखना है, समझ रहे हैं, इसके रूप में लिखना है, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो इसका घात हो वो निगेटिव में ना हो, निगेटिव ना हो, समझ में आ रहा है। ऐसा कहने का मतलब 2 पे पावर -2 ना हो, 5 पे पावर -2 ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो इसका घात हो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हो। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के, वास्तविक विभाजन के, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बिना वास्तविक विभाजन के। कहने का मतलब ये है 257/5000। अब ऐसा नहीं कि इसको हम वास्तविक विभाजन कर दें, 557 में 5000 से ऐसे भाग करें, दशमलव में कुछ मिलेगा ही मिलेगा। बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखने का मतलब क्या है, इसको पूर्णतः विभाजित कीजिए, देखिए कितनी बार में जा रहा है, दशमलव में जा रहा है तो दशमलव में भी जाइए, समझ रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं लेक्चर 7 में। लेक्चर 7 आप वहाँ से जाकर इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप पिछली वीडियो को नहीं ध्यान से पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और यदि कहीं से भी पढ़े हो, अगर जानते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या करना है, वास्तविक विभाजन नहीं करना है कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए और इसका दशमलव प्रसार लिखना है। समझ में आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुख्य बात यह होती है कि उस प्रश्न को समझें। यदि आप प्रश्न को जब समझेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए फिर उसको सॉल्व करिए। तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल, आप चाहें तो यहाँ सॉल्व लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, आप कोई एक लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे हल लिख दे रहा हूँ। आपको हल लिखना रहेगा तो हल लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना होगा सॉल्व लिख लीजिएगा। 2 पे पावर 257 और यहाँ क्या है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। पहला काम तो हमको क्या कहा गया है कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में इसको तोड़ना है। तो इसको ऐसा तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं,
इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यानी इसको हम तोड़ते हैं, देखते हैं कितना इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही है इसके अभाज्य गुणनखंड में। समझ में आ रहा है? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। सीधी सी बात, अभाज्य गुणनखंड इसलिए किया जाता है ताकि देखा जाता है कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। ठीक है, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से ख़त्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 5 कितना मिला हमको, 4, और 1 2 3, 2 मिला 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 257, 257 बट्टा 1 2 3, 3 गो 2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 इंटू, और 1 2 3 4, 5 कितना है, 4, तो यहाँ पे 5 पे पावर 4। समझ में आ रहा है? अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आप लोग वहीं से जाकर समझ कर रहिएगा। अब यहाँ पे हम फिर से छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे यहाँ पे। हाँ, आप लोग समझते रहिएगा कहाँ से क्या हो रहा है। दो पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, 514, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 4, 5 की घात 4। आधार बराबर तो घातें जुड़ जाती है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आधार बराबर तो 1 2 1 3 घातें जुड़ जाती हैं, और 5 पे पावर 4 है, ये है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नए हैं वो लोग जाके मेरी पिछली वीडियो को देखें ध्यान से, बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 514 बट्टा 10 की घात 4, ये 2 पे पावर 4 है, ये 5 पे पावर 4 है। यहाँ से ये इसको 2 गुणे 5 कोष्टक में करके यहाँ पर घात एक ही बार लिख लेंगे। सब मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 4, 10 की घात 4 बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 0.0514, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्या कहा गया था कि परिमेय संख्या इतना के हर को ही हमने क्या किया, इस रूप में पहले बदला, इस रूप में बदल दिया। फिर कहा गया इसके रूप में बदल लिए, और जहाँ यम तथा यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के, बिना वास्तविक विभाजन नहीं करना है, इसका दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार हमने लिख दिया, यानी इसको विभाजित करने के बाद कितना आएगा, तो दशमलव प्रसार लिख दिया 0.0514। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार हम लोग अभी तक निकाल रहे थे वो पहले ही दे दिया गया है। वो यहाँ पर क्या है, पहले ही दे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी जो प्रत्येक स्थिति इसमें बनेगी, समझाऊंगा, थोड़ा सा रुकिए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, बताना है। इसमें इस पहले सवाल के लिए बताना है कि ये परिमेय है कि नहीं, फिर दूसरे सवाल के लिए भी बताना है ये परिमेय है कि नहीं, फिर तीसरे सवाल के लिए बताना है ये परिमेय है कि नहीं। यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए, ठीक है, बताना है ये परिमेय है कि नहीं, संख्या है या नहीं। और ये परिमेय है तो क्यों है, वही शायद आगे कह रहा है, या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, क्या कहा जा रहा है, यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि यदि ये परिमेय है और P/Q के रूप की है, तो सीधी सी बात है, जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप का तो होगा ही होगा। यदि तो Q के अभाज्य, क्या कहा जा रहा है, P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड में के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये कि P/Q
यदि ये परिमेय है तो पी अपन क्यू के रूप की होगी ही होगी, क्योंकि भाई जो परिमेय संख्या होती है उसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कंडीशन बहुत ये होती है कि क्यू डज इक्वल टू नॉट जीरो, बस ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू बड़ा हो जाए छोटा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस रूप का ये हो सकता है, परिमेय है तो। और इसके बाद कहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी जो क्यू है इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे इससे पहले जस्ट अभी एक हमने सवाल किया था, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड इसका करके निकाला था कुछ आंसर, ठीक है, मतलब कुछ मान निकाला था जहाँ पे 3 को 2 मिला था और 4 को मुझे मिला था 5, मेरी बातों को समझिएगा, कुछ ऐसा मिला था, 3 को 2 4 को 5, कुछ इस टाइप का मिला था। तो यहाँ पे तो मान लीजिए हमने ये निकाला था, यहाँ पे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 4 लिखा। आगे कैलकुलेशन कैसे किया उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखा, ऐसा ये मान मिला हमको यहाँ से, इसको इस रूप में लिखा, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये क्या है बताऊँगा सब। और ये यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इस क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले ये आपके मतलब बुक में आपको ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और सीखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैंने यहाँ पे इतना लिखा, क्या लिखा है, 2568 बट्टे 10,000, ठीक है, यानी एक के आगे 4 जीरो लिखा है। तो इसको जब हम इसको अगर दशमलव के रूप में हमको बदलना होता है, और नीचे मैंने पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि नीचे यदि 1 हो और इसके आगे कई को जीरो, कितनों जीरो आ जाए, बस 1 हो और 1 के बाद इधर जीरो है, इधर रहने का कोई मतलब नहीं है, जानते हैं आप, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इस साइड में हो तो उसका मतलब है, सीधी सी बात, हर के रूप में 100 आ जाए, 10 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस 1 रहे, उसके बाद कितना भी जीरो रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम लोग काम ये करते हैं कि इस ऊपर वाले को पहले लिख लेते हैं। अब देखते हैं नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, 4 को जीरो है, तो पीछे से गिनेंगे, क्योंकि पीछे से ही काउंट किया जाता है, चाहे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे पढ़ें या जोड़ करें, यानी एडिशन, जोड़ करें, ऐड, घटाना करें, सब्ट्रैक्शन, गुणा करें, कोई भी काम हम लोग ये तीनों काम क्या करते हैं, पीछे से करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी दशमलव लगाने के लिए पीछे से देखा जाता है, आगे से नहीं। भाग में आगे से देखा जाता है, गुणा में पीछे से देखा जाता है, समझ में आ रहा है। अब इसको जैसे अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे यहाँ पे भाग दूँ, ऐसे अंदर ऐसे, तो ये विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे तो आप क्या करेंगे, 2 बार में जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ दशमलव लगाएंगे, उसके बाद से तो विभाजन प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे समझिए क्या होता है, 2 5 6 8 है, तो पहले इस संख्या को लिख लेंगे। अब देखेंगे नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 जीरो के बाद दशमलव लगाइए, और यहाँ जब आगे कुछ नहीं मिलेगा, सारा दशमलव में आ जाएगा, तो आगे वो अपने मन से जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ और संख्या दी हुई है, 100 है नीचे, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम ये ऊपर वाला लिखेंगे, पहला काम ऊपर वाला क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 जीरो है, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका हो गया, समझ में आ रहा है। और भी कुछ संख्या ले लेते हैं, इस टाइप का है, तो पहले ऊपर वाला क्या करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही आपका यहाँ पे आंसर बनता है, ये आपका यहाँ पे आंसर बनता है, और ये आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। 3 जीरो तो 3 अंक, 2 जीरो तो 2 अंक, 4 जीरो तो 4 अंक, समझ रहे हैं। बस इस छोटी सी बात को समझिएगा। अब देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसी को ऐसे दे दे,
इस टाइप में पहले ही से दशमलव दशमलव लगा के दे दे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली पहले लिख देंगे, इसको कहे कि पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। मान लीजिए कोई संख्या दिया था हमको पी अपान क्यू के रूप में, ये संख्या हमको पी अपान क्यू के रूप में दिया है ना, पी अपान क्यू के रूप में ये संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है, इस रूप में लिखते हैं। लेकिन कोई इसी रूप में हमको दे दे और अब इस रूप में पूछे कि पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। अभी तक क्या था, पी अपान क्यू के रूप में दे रहा था और इसका दशमलव पसार करने के लिए कह रहा था, यानी दशमलव के रूप में पूछा जा रहा था। लेकिन अब दशमलव के रूप में देखिए हमको क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा जा रहा है पी अपान क्यू के रूप में। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, जो दिया रहेगा उसको अंश के जगह पे लिख लेंगे। अंश क्या होता है, तो बटा के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अंश, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर। अब ये छोटी छोटी बातें हम बताएंगे नहीं, और पीछे जब हम कोई भी जब चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें होती है और जहाँ जहाँ जैसे आती है वैसे वैसे हम वहाँ बताते जाते हैं, ठीक है। कितना भी बेवकूफ़ बच्चा रहेगा तो वो सीख सकता है, क्योंकि मैं उतना कैलकुलेशन तो यहाँ बता देता हूँ, जिसको कैलकुलेशन बिल्कुल ना आता हो वो भी कर लेगा, क्योंकि उतना कैलकुलेशन तो मैं यहाँ बता ही देता हूँ, ठीक है। उस सवाल के लिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको उस टाइप के जो भी होंगे क्वेश्चन सवाल जो भी होंगे मैं उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मतलब उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इतना समझिए, उस टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर कुछ नहीं जानते हैं फिर भी। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम सिंपली इसको लिख लेंगे 2 8 6 8, 2 8 6 8 लिख लिए। अब बटा लगाइए। अब देखिए 3 अंक है ना, तो यहाँ पे 1 लिख के और 3 को 0 लगा दीजिए, बस ये आपका पी अपान क्यू के रूप हो गया। जैसे मैं और लिख लूँ, इसको करना हो हमें, पहले ऊपर वाला सब लिख लो, 2 8 6 8 6, नीचे क्या है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाया ना, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 1 लिख किया, 4 को 0 लगाओ, हो गया। और क्वेश्चंस लिख लो, इस टाइप का कुछ है। इसको हम क्या करेंगे, पहले ऊपर का सब लिख लेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, क्या करेंगे 1 2 3, 1 लिख के 3 को 0। जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा, एक दशमलव की जगह पे हम अपने मन से 1 लिख देंगे, बस ऐसे समझो। इसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा लेंगे। यहाँ 3 अंक तो 3 0, यहाँ 4 अंक तो 4 0, यहाँ 3 0, 3 अंक तो 3 0, समझ रहे हैं, तो समझते रहिए। यानी हम लोग पी अपान क्यू के रूप में किसी भी संख्या को, दशमलव संख्या को, दशमलव प्रसार को पी अपान क्यू के रूप में लिखना सीख लिए हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 43.1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको कहा है पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। पहला काम तो ये है, यहाँ पर मान लीजिए हम हल कर रहे हैं, पी अपान क्यू के रूप में क्या लिखेंगे, पहले ऊपरा का सब लिख लेंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिख लिया मैंने ऊपर का, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिख लिया। बटा लगाओ। मैंने बताया था क्या, जितना अंक यहाँ है उतना 0 लगाएंगे, लेकिन 1 लिखने के बाद, तो दशमलव की जगह मैंने क्या कहा था, पहले 1 लिख लीजिएगा, पहले क्या लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद से कितना है, जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है इसलिए मैंने 9 0 लगाया, 3 3 6 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो अंक है तो 9 को 0, 1 लिखने के बाद से 9 0। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। दशमलव जितने अंक के बाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पीछे से काउंट करिएगा कि कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 9 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ भी हम 9 अंक, अगर 9 अंक के बाद दशमलव है, कहने का मतलब दशमलव के बाद यदि 9 अंक है तो यहाँ 9 0, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पी अपान क्यू के रूप का हो गया है। क्या हो गया है, हो गया है, पी अपान क्यू के रूप का हो गया है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। इसके पहला काम कहा गया था हमको पी अपान क्यू के रूप में लिखिए,
फिर Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में जो कहना है वो आप कहने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9 यही मिलेगा, ठीक है, हमको यही मिलेगा। हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, फिर भी आप लोग नहीं तो कहेंगे कि नहीं किए हैं, कर दे रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 से यहाँ 25 बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 से 125 बना दिया। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 2 3 4 5 3, 2 कम में 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 2 3 4, फिर 2 से 2 कम में 2, 2 पचे 10, 2 कम में 2, 11 बना दिया। 2 पचे 10, 12 बना दिया। 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 2 3, फिर 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 कम में 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 2, फिर 2 से 3, 9 दूना 18, 9 दूना 18 0, 6 दूना 12, 2 दूना 4 10 0, फिर 2 से 2 कम में 2, 21 में आ गया। 9 दूना 18, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 कम में 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए ये 2 से कट गया। अब हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा। 3 छक्का 18, 1 बना दिया। 3 5 15, यहाँ तक तो कट गया। फिर 3 कम में 3 भी कट गया। फिर 0 लगा के 3 चौको 12 भी कटा लेंगे, यानी काट लेंगे 3 चौको 12। लेकिन ये 5 लास्ट में बच जा रहा है, तो 5 3 से कटेगा नहीं कटेगा। और 4 से चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 4 से वो कटने वाला रहता तो 2 से भी कट जाता। तो 4 से हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अब हम सीधे 5 से काटेंगे। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम लगाते हैं इसको। ध्यान एक बात काउंट करिए, 1 2 3 यहीं पर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया ना, 2 पे पावर 9। ऐसे ही इसको भी काटेंगे, 5 से काटते काटते जाएंगे ना, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 5 पे पावर 9 मिलेगा। इसको हम 2 से अब देख ही लिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे ले आकर करते हैं, समझ रहे हैं। उन्नीस 53 125 यहाँ पे करते हैं। पाँच से करिए। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 9 45, 0 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से 35, 5 9 40, 5 6 में 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से 5 6 में 5, 5 5 25, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 3 15, 5 6 में 5 3 15, 5 6 में 5, 5 दूना 10, 5 6 में 5, 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर से 5 से 5 6 30, 5 दूना 10, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से, तब यहाँ मिलेगा 125, 5 6 में 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से, तो यहाँ मिलेगा 25, क्योंकि 25 पच्चे 125, फिर 5 से, तो 5 5 25, फिर 5 से 1। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आया ना 9, 5 पे पावर 9। तो ये आप करना, ये सीख लीजिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं आपको करके अब नहीं बताऊँगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को सीख लीजिए आप लोग। क्या आया हमारा यहाँ पे 43, 1 2 3 4, 1 4 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 बट्टा 2 पे पावर 9, 5 पे पावर 9, इस टाइप का आया कुछ।
4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पे पावर 9 5 पे पावर 9। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, यानी Q का जो हमने ये जो Q था ऊपर वाले को क्या बोलेंगे P, नीचे वाले को क्या बोलेंगे Q, P अपन Q के रूप का है। तो Q का पूछा था कि Q के अभाज्य गुणनखंड में के बारे में आप क्या सकते हैं, यानी इस जो हर है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमने कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें 2 आएगा, 5 आएगा, दोनों आएगा, समझ रहे हैं। यानी इसमें 2 भी आया है, 5 भी आया है और देखा जाए तो दोनों आया है। कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 और 5 दोनों आया है। तो आप यहाँ लिखेंगे एक छोटी सी बात, इसके 2 चीज़ें लिखेंगे। पहला काम तो ये क्या था, परिमेय था, हमने परिमेय इसको सिद्ध किया ना, परिमेय इसको बनाया। तो पहले लिखिएगा परिमेय, परिमेय लिख के कामा कर दीजिएगा। अब लिखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2 या 5 या दोनों आएगा। यहाँ पहला काम क्या करना है, हमको लिखना है परिमेय। पहला काम क्या है, परिमेय हमने बताया, तो परिमेय है P अपन Q ग्रुप में है, तो परिमेय है तो P अपन Q ग्रुप में लिखा है, इसलिए पहले हम लिख देंगे परिमेय। अब लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5, यानी 2 या 5 या दोनों आएंगे। समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, जहाँ 2 और 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आएंगे, ठीक है, दोनों आएंगे। या फिर ऐसे जैसे मैं लिख दिया 2 या 5 या दोनों आएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको ये लाइन आप न करके डायरेक्टली यहीं पर बता सकते थे। इस लाइन को आप नहीं करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक काम करिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप यहाँ तक लिख के इस लाइन को लिख दीजिए कि परिमेय है। पहला काम ये क्या है, परिमेय है। ये वाला नहीं कह रहा हूँ लिखने के लिए, बस यहाँ तक लिखने के बाद आप इसको क्या कह सकते हैं कि परिमेय है और इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5, यानी इसमें 2 या 5 या दोनों आएगा। आप यहाँ पे ये लिख देंगे। लेकिन अगर ये हिंदी लिखने का मन न करे तो बस आप कुछ मत करिएगा, यहाँ तक लिखिएगा और इसके कोष्टक में यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय। यहाँ पे लिख दीजिएगा परिमेय। परिमेय क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे परिमेय है, ये परिमेय है तो यहाँ पे मैंने परिमेय लिखा। दूसरा काम क्या कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लिखे नहीं, बल्कि ये खुद सॉल्व करके दिखा दें कि क्या आया है। तो आया क्या है, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9 आया है। यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये एक लाइन लिखने से कुछ होगा नहीं, इसको लिख लीजिएगा। ये सभी परिमेय संख्याओं के लिए ये फॉलो करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर 2 पे पावर n और 5 पे पावर n, यानी इस टाइप के जहाँ क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको परिमेय अगर सिद्ध कर देंगे तो आप ये लाइन जरूर लिखिएगा। पहला काम परिमेय, फिर कामा करिएगा, फिर लिखिएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आएगा। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम मार्कर में स्याही डाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन 0.12 1 0 0.12 00 3 0। देखिए, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, इसके ये मैं 7 लेक्चर अभी तक डाल चुका हूँ। इस वीडियो पर मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर के लिए 7 लेक्चर। मुझको लग रहा है कि 6 या 7 लेक्चर में आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी मिलेगा।
आप जब अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं वहाँ बताया था कि जब कोई संख्या रिपीट हो दशमलव के बाद रिपीट हो रही है और बदल बदल के रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको हर जगह 12 दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं कि ये सही है। ध्यान दीजिएगा, रिपीट हो रही है लेकिन बदल बदल के रिपीट हो रही है। कैसे हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 5 6 8, फिर 1 2 5 6 8, लेकिन कुछ और ही आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये बदल बदल के केवल आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं कहता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे आ जाए, या फिर 1 2 3 पे लिख के ऐसे बार लगा दो, इसका मतलब ये होता है कि 1 2 3 केवल बार बार आएगा। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है, दशमलव के बाद से 1 2 फिर 1 0 आया है, फिर 1 2 फिर 2 0 अब आ गया है, फिर 1 2 अब 3 0 आ गया है, फिर 1 2 अब 4 0 आ गया है। अब ये डैश डैश कर दिया, इसका मतलब समझते हैं आगे क्या आएगा। आगे आएगा 1 2 4 0 है तो अब 5 0 आएगा, फिर 1 2 फिर 1 2 और अब आएगा 5 0 हो गया, तब 6 0 1 2 3 4 5 6। तो आप इस बात को समझते रहिएगा कि यदि जब दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट हो, कोई भी अंक रिपीट हो, समझ रहे हैं, और बदल बदल के रिपीट हो। देखिए ये बदल बदल के रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल आपको यहाँ भी 12 यहाँ 12 यहाँ 12 यानी 1 2 हर जगह दिखाई दे रहा है और 0 0 भी दिखाई दे रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक अंक 1 2 के बाद 1 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0, यानी ऐसे ही आता रहेगा। यदि इसके बीच जैसे 1 0 यहाँ है तो यहाँ भी 1 0 ही होता है, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 के 0 होता है, यहाँ भी 1 के 0, यहाँ भी 1 के 0, तब जाके ये होता परिमेय। लेकिन जब ये बदल बदल के आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे ये है अपरिमेय। तो हम इसको, जब अपरिमेय है, समझ रहे हैं, जब परिमेय रहता, क्या रहता, परिमेय रहता तो हम उसे P अपान Q के रूप में लिखते। लेकिन जब ये अपरिमेय है तो इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अपरिमेय संख्या है, P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे परिमेय था तो P अपान Q के रूप में लिखा मैंने, लेकिन अपरिमेय हो जाएगा तो इसको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि P अपान Q केवल परिमेय को बताता है। क्या बताता है, परिमेय को बताता है कि जिस संख्या को P अपान Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस कंडीशन एक, Q डज इक्वल टू नॉट 0। ये Q बस हर जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों कहता है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आ जाता है तो उसका मतलब समझते क्या होता है। किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग दे दें तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत आता है। समझ रहे हैं, क्या आता है, अनंत आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 25 लिख दिया, इसमें 0 से भाग दे दिया तभी भी अनंत आएगा। 128 दे दिया, इसमें 0 से भाग दे दिया तभी भी अनंत आएगा। किसी भी संख्या रहे या अंक रहे, 6 में 0 से भाग दे दिया अनंत आ जाएगा। समझ रहे हैं, किसी भी संख्या, अंक, चर राशि, अचर राशि, कुछ भी हो, यक्ष में यदि 0 से भाग दे दो तो यहाँ पे भी अनंत आएगा। यक्ष का मान कुछ हो, कुछ भी रहेगा, और 0 से जब भाग होगा तो अनंत ही आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस बात को समझते रहिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये यहाँ पे इसको हम कुछ बना ही नहीं सकते, तो यहाँ पर आप सीधे लिखिएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम आगे हल करेंगे ही नहीं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब अपरिमेय हो जाएगा ना तो उसको अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं संख्या लिखा हूँ, देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिख दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को P अपान Q के रूप में न तो लिख सकते हैं और ना ही इसके भाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने एक सीखा दशमलव वाला। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बार लगा दिया। ये बार ये बताता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर अगर बार लगा है, यानी कोई रेखा है,
तो ये इसको ये बताता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ये संख्या आता रहेगा। बार का मतलब ये, अगर मैं 3 पे बार लगा दिया, 0.3 पे बार लगा दिया, तो ये यहाँ पे 3 3 3 3 आता रहेगा। ये हर बार आएगा। नहीं विश्वास है तो 10 में 3 से भाग दीजिए, ठीक है। वैसे तो आप लोग मुझे विश्वास करते ही होंगे, मुझसे जो लोग पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए क्या बता रहा हूँ, 10 में 3 से भाग दीजिए, सिंपली देख लीजिए। यहाँ पे 3 तिरिकी 9 आया ना, 3 तिरिकी 9, 1 मिल गया। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरिकी 9, 1 मिल गया। अब दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 बढ़ा ही सकते हैं। फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, यानी अब 3 3 आता रहेगा। तो यहाँ हम 3 पे बार लगा दें, चाहे 3 3 3 लिख दें। मतलब अधिकतम 2 संख्या, 2 को 3 लिख के 2 संख्या या 3 संख्या दिखा के आप छोड़ सकते हैं, या बार लगा दें तो उसका मतलब वो बार बार आएगा, ठीक है। अब समझिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए P/Q के रूप में यदि लिखा रहता है, बार लगाया जाएगा, तो उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। कुछ मान के किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। इसको मान लीजिए मैं हल कर रहा हूँ, इस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 43.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लगा दिया। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, मान लेंगे। जब भी बार वाला कोई संख्या आएगा, दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर बार आएगा, समझ रहे हैं, यानी कोई रेखा आएगा, तो उसको पहले हम मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। पर में जब उसको दिखाना रहेगा तो मान लेंगे। माना, यक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे, कुछ भी मान लेना। यक्स ज़्यादातर माना जाता है, इसलिए मैं भी यक्स मान रहा हूँ। माना यक्स बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार। यक्स बराबर मान के इसको लिख देंगे। ये माना यक्स बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार, ठीक ना। यक्स बराबर इतना, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करेंगे, अब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। पहले काम में क्या करेंगे, इसको यक्स मान लेंगे, यक्स बराबर इतना लिख देंगे, यानी जो भी रहेगा उसको यक्स के बराबर दिखा देंगे। माना यक्स बराबर इतना, कुछ मत करना, तो बस इतना करना पहला काम, और उसको समीकरण 1 मान लेना। दूसरा काम क्या करेंगे, जितने अंक दशमलव के बाद रहेंगे, 1 के बाद उतना 0 लिखना। मेरी बात को समझना, मैं अपने तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, किताबी भाषा पढ़ाऊँ तो क्या मतलब रह जाएगा पढ़ाने का। आप बुक से ही पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा। दशमलव देखिए यहाँ पे है, दशमलव को मैंने बताया था 1 मान लीजिए। यानी कितने अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने से हम दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिखेंगे, लेकिन उसके बाद पहले एगो 1 लिख लेंगे। समझ रहे हैं, 1 लिखेंगे, दशमलव की जगह पे 1 लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे को गो 0 है, तो 9 गो 0 है, तो यहाँ पे 9 गो अंक है, तो यहाँ पे 9 गो 0 लिख लेंगे 1 के बाद से। दशमलव को 1 लिखेंगे, दशमलव को हम 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, दशमलव को हम 1 मान के यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और इसके बाद से जितनी संख्या यानी जितने भी अंक रहेंगे उसको हम 0 मानते हैं, उसको हम उतना 0 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे 9 गो अंक है, तो यहाँ 9 हम 0 लिख लेंगे। समझ रहे हैं, और इसी संख्या से हम गुणा दोनों पक्षों में गुणा कराते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा करने पर। समझ रहे हैं, दोनों पक्षों में इतना से गुणा करने पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इस लाइन को न लिख कर डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। दोनों पक्षों में इतना से गुणा करने पर, यानी इतना से हम गुणा कर दिए,
तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब गुणा होगा तो इतना यक्स हो जाएगा इसमें। तो यक्स में यदि हम इतना से गुणा करा दें, 3 3 6 3 9, यानी यक्स में हम इतना से गुणा करा दें, तो आपको पता है यदि चर राशि या चर राशि एक साथ आया तो पहले चर राशि को पहले अचर राशि को पहले लिखते हैं, चर राशि को बाद में लिखते हैं। तो इस संख्या को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चर राशि को बाद में लिखते हैं, यानी ऐसे लिख लेंगे। ठीक वही काम मैंने किया यहाँ पे, ऐसे लिख लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है, इसके ऊपर बार है। मैंने बताया जो बार है इसका मतलब ये अंक संख्या बार बार आ रहा है, तो फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आएगा ना, समझ रहे हैं। फिर से ये संख्या आएगा ना, अभी और ये आता रहेगा, समझ रहे हैं, ये संख्या आता रहेगा, इसलिए मैं बार लगा रहा हूँ। यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 4.333, बार इस पे लगाऊँ या इस पे लगाऊँ या इस पे लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ना चाहिए, कहीं भी लगा सकते हैं आप। बस ये किया जाता है कि जहाँ अंतिम जो संख्या रहती है उसी पे बार लगाते हैं। यहाँ पे 3 3 है, अंतिम संख्या ये है, तो इस पर हम लोग बार लगाएंगे, समझ रहे हैं। और नहीं तो इस पे लगाएंगे तो दूसरा संख्या नहीं दिखाएंगे, नहीं दूसरे अंक को नहीं दिखाएंगे। तो हमें आप क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों में जब गुणा कराएंगे तो ये इतना संख्या इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 43 तो आएगा, लेकिन इतना से गुणा कराया है ना, इतना से गुणा कराया है हम 9 गो 0 से, तो ये 9 संख्या जो 9 गो अंक है ये इधर खसक जाएगा, दशमलव के हेन्ने खसक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद से फिर से अभी है संख्या आता रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ समझिए। इस संख्या पे मान लीजिए मैंने लिखा बार, ठीक है। इसमें मैं करा रहा हूँ 1 2 3 4, 4 अंक है, इन दशमलव के बाद 4 अंक, तो यानी मैं दोनों पक्षों में यहाँ पे 10,000 से गुणा करा रहा हूँ, यानी इतना से गुणा करा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये संख्या तो बार बार रिपीट होगा, तो जब गुणा होगा तो ये संख्या क्या होता है, 4 गो अंक है ना, और 4 गो 0 हुए है, तो 4 गो अंक ये न खसक जाएगा। जब गुणा होगा तब, समझ रहे हैं, गुणा होगा तो 4 अंक इधर खसक जाएगा। तो गुणा कराइए, 10 1 3 4 5 है, तो 3 4 5 6 ये इधर खसक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये आता रहेगा। बार लगा है तो आता रहेगा, यदि बार नहीं लगा रहता तो वो नहीं आता, लेकिन ये बार लगा है तो ये आता रहेगा। हम फिर से अगर गुणा करा लें, फिर से 10,000 से गुणा करा लें तो ये फिर 4 अंक इधर सरक जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। लेकिन फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म होगा ही नहीं। बार का मतलब ये ख़त्म होगा ही नहीं, अब कितने भी संख्या से गुणा करा ले ये रहेगा, समझ रहे हैं। तो ठीक यही काम हमने यहाँ पे किया। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 2 - 1, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब ऐसा नहीं लिखें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बस लिखिए ना समीकरण 2 और माइनस कर दीजिए समीकरण 1। इसका मतलब होता है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया जाता है, घटाया जा रहा है। जोड़ना हो तो समीकरण 2 + 1 ऐसे लिख लीजिए। यानी बात इसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों समीकरणों को जोड़ा जा रहा है। 3 गो समीकरण है तो तीनों को ऐसे कर लीजिए, समझ में आ रहा है। 1 2 3, यानी इन तीनों समीकरणों को जोड़ा जा रहा है। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूँ। 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे बराबर के इधर वाला इधर वाले में से घटेगा, बराबर के इधर वाला इधर वाले में से घटता है। तो यहाँ पे 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यक्स, इतना यक्स में से एगो यक्स घटा देंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9,
2 3 4 5 6 7 8 9 पर बार है माइनस। दो में से घटाया जा रहा है, तो पहले दो वाले को लिखिए, समीकरण दो वाले को। ठीक है, माइनस कर रहे हैं इस वाले को। देखिए ध्यान से, समीकरण दूसरा में क्या है, इतना है, इतना लिखा है, और समीकरण एक में क्या है, तो यक्स है। तो यानी दूसरे में से हम दूसरे में से पहले वाले को घटा रहे हैं, तो दूसरे वाले में से देखिए पहले वाले को हम घटा दिए, यानी इतना में से ये वाला घटा दिए। बराबर के इधर वाला इधर वाले में से ही घटता है, बराबर के इधर वाला इधर वाले में से ही घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए, समीकरण दो ये था, समीकरण दो मैंने ये लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। और समीकरण एक ये है, तो समीकरण एक मैंने यह लिखा, और इसको यानी घटाया जा रहा है, तो इसे यहाँ पे मैंने घटा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यक्स, इतना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना यक्स आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब घटाया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बार वाला संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी बार वाला संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला तो ख़त्म हो ही जाएगा। इस वाले में से क्या होगा कि इतना में से दशमलव के बाद देखिए, ये भी दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद इसमें भी देखिए बार है, यानी ये बार वाला संख्या है। और दशमलव के बाद इसमें भी देखिए क्या है, बार वाला संख्या है, यानी दशमलव वाला संख्या है। तो यानी ये दोनों संख्याएं सेम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो यानी ये वाला ख़त्म हो जाएगा। बात रह जाएगी अब दशमलव के इधर वाला क्या है। तो जब इधर वाले में जाएंगे तो 9 में से 3 गया, इतना से लिखते आइए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। ध्यान दीजिएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी सब 7 6 5 4 3 2 1 3 4, तो है ये है। और ये तो इसमें से घट गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं? अब यहाँ आप क्या करेंगे, यक्स को अकेला कर लेंगे। यहाँ 43.1 43 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 कहाँ, 4 6 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बट्टा गुणे में है, यक्स के साथ ये गुणा में है। जब इधर इसको इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, देखिए पी अपान क्यू के रूप में हमने बना दिया ना। तो पहला काम क्या था, पी अपान क्यू के रूप में बनाना। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे परिमेय। पहला काम क्या करेंगे, परिमेय लिख देंगे, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में बना दिए तो परिमेय लिख देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, किसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल 9 आया है। 9 आने का मतलब क्या है, 3 भी आया है, क्योंकि 3 3 की 9 होता है। सिंपल समझिए ना, इसमें 9 आया है ना। 9 तो आपको 2 दिखाई दे रहा है और न ही आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई और संख्या, कोई अन्य संख्या आएगा। ठीक है, परिमेय पहला काम है कि ये परिमेय है, यानी परिमेय संख्या। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आएगा। कोई अन्य संख्या आने का मतलब क्या है, न तो 5 आएगा, न तो 2 आएगा, और न ही ये दोनों आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और आएगा, तो कुछ और क्या है, ये आ गया है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस टाइप के हम क्वेश्चंस को आपको और करा दे रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए, हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को अब क्या करेंगे, कर रहे हैं।
मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 2.12 25.5 पे बार, ठीक है। एक संख्या मैंने ये लिखा। दूसरा संख्या मैं लिख रहा हूँ 30.2 और उसके बाद 5 पे है बार। एक और संख्या लिख रहा हूँ, तीसरा लिख दिया मैंने, मान लीजिए 18 ठीक है। क्या लिख लूँ, 3, 5, 3, 7 इस पे बार लिख लेते हैं, या यहाँ पे अब क्या करते हैं 3, 7 दोनों पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने केवल एक अकेले संख्या लिया, उस पे बार लगाया। यहाँ क्या किया है मैंने, ये एक संख्या छोड़ के दूसरे वाले बार लगाया। यहाँ पे क्या किया है, 2 को संख्या लिया, दोनों बार लगा दिया। एक और संख्या लेते हैं, 24.234 लेते हैं। इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे हम एक संख्या पे इस पे बार लगाते हैं, यहाँ पे 2 को छोड़ दिए, इस पे बार लगा दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने बताया था पहला क्वेश्चन हल करिए। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्टली। पहला काम मान लेंगे, माना x बराबर जो है उसको लिख देंगे 25.5 पे बार, 25.5 पर बार। अब दूसरा क्या करेंगे कि दोनों इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे x बराबर 25.5। हल हो रहा है, ये डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। अब दोनों पक्षों में देखिए एक अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है ना, तो 10 यानी 1 0, दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0, यानी 10 से दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों में 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 25 और ये 5 इधर सरक जाएगा, लेकिन फिर भी 5 पे बार आएगा ही आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ समझिएगा, यहाँ 25.5 पे बार है, इसमें आप 10 से गुणा करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये 5 5 तो आता रहेगा, बार रहेगा तो क्या होगा, एक अंक इधर सरक जाएगा। 10 से एक 0 लेके गुणा कराएंगे तो एक अंक इधर सरक जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 5, इसमें से एक अंक इधर आ जाएगा, यानी 5 है तो एक अंक इधर आ गया। फिर भी यहाँ पे ये 5 पे बार रहेगा, ये बार कभी ख़त्म नहीं होता है, ये बार बार आता रहता है। समझ में आ रहा है, ये आता रहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ करेंगे 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, इसमें से इसको घटा देंगे 10x और -x। अब डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं, 10 में से 1 x गया 9x, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। समीकरण 2 में से पहले वाले को घटाया जा रहा था, दूसरे वाला में क्या है 10x, पहले वाला में x, तो इसको घटा दिए, बराबर का चिन्ह उसके बाद है लगा दें। दूसरे वाले में क्या है 2 5 5 दशमलव 5 पे बार, पहले वाला में क्या है 2 5 दशमलव 5 पर बार, है ना। घटाइए, 10x में से एक x गया तो यहाँ पर 9x। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर दशमलव के बाद इसमें भी 5 पे बार है, दशमलव के बाद इसमें भी 5 पे बार है, तो ये बार वाली बात खत्म हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इस वाले में से इस वाले को घटाया जा रहा है, तो घटाएंगे तो ये बार से बार खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको, 0 लिख देंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं, सफा पूरा छोड़ सकते हैं या 0 लिख दीजिए। 5 में से 5 गया, यहाँ पे 0 आ गया, 5 में से 2 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ 2 है, ये है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या यहाँ होगा 5 से 5 बार वाला बात ख़त्म। यहाँ 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 2 गया 3 और ये 2 आ जाएगा। समझ रहा है, यानी 230 हो गया।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स को अकेला करेंगे तो 230/9 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे यहाँ पे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कट रहा है। 3 7 21 20 बना देगा। 3 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पहला काम क्या है, परिमेय है, तो पहले लिख देंगे परिमेय। दूसरा काम क्या है, लिखेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके देखिए ना 2 आया है ना 5 आया, तब लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों में से कोई नहीं आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आएगा या आएगी, समझ रहे हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आएगा। अतिरिक्त का मतलब के अलावा, यानी इसके अलावा कोई अन्य संख्या आएगा। अन्य का मतलब दूसरा, समझ रहे हैं। संख्या किसे कहते हैं, 5 एक अंक है, इसको आप संख्या बोल सकते हैं। 5 2 5 6 8 0, इसको आप संख्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, इसको 5 बोल सकते हैं। 5 को अंक बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। संख्या भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन 30.25, इस पे बार है। क्या करेंगे, पहला काम मान लेंगे, माना यक्स बराबर जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। और इसको मानेंगे समीकरण 1, समझ में आ रहा है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं। इसको देखिए, अभी हम 2 तरीके से लगा रहे हैं। पहले जिस तरीके से हम लगा रहे थे वैसे लगाइए। यहाँ पे अभी इसको हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे, सब बता रहे हैं। हमने इतना बराबर इतना लिखा। अब लिखिए दोनों पक्षों में पहले 10 से गुणा कराइए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब 10 से गुणा कराएंगे तो 1 अंक, जब 10 से गुणा करा रहे हैं 1 0 लेकर करा रहे हैं तो 1 अंक सरक जाएगा। 1 अंक सरक गया तो इधर आ गया 10, यानी यहाँ हो गया बार। ध्यान दीजिएगा, हमारा काम क्या है, इस बार वाले को हटाना। जब इस बार के रूप में आएगा, दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखी रहेगी, उन सब पे जब बार रहेगा तब जाके हम उसको यहीं पर समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक अंक ऐसा है जिस पे बार नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी समीकरण 1 नहीं मानेंगे। यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे हैं, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पे जो भी संख्या लिखा हुआ है इस पे बार है, इस पे सब पे बार है। यहाँ पे जैसे लिखा है इस पे सब पे बार है। जैसे हम एक संख्या लगाए थे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लगाए थे, इन सब पे बार था, तो इसलिए हमको माना x बराबर इतना लिख के और इसी को समीकरण 1 मान लिए थे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, एक संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे समीकरण 1 नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे 10 से ही गुणा क्यों कराए हैं, तो पहले बिना बार वाले को हटाने के लिए, एक अंक को हटाने के लिए 10 से गुणा कराए हैं। फिर क्या किए हैं, दूसरा काम क्या किए हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 माने हैं। अब यहाँ फिर 10 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, 10 से गुणा करने पर फिर से हम पुनः 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100x। समझ में आ रहा है, 10x गुणे 10, 10 का 10 में गुणा कराओ, 100 बन गया x। 1 0 से 1 0 आ जाएगा, 1 लिख 1 0 से 1 0 x आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहा है। इन छोटे छोटे कैलकुलेशन को समझते रहिए, जानते रहिए। देखिए अगला काम क्या, यहाँ पे 100x हो जाएगा। यहाँ 10 से फिर से गुणा कराएं तो क्या मिलेगा,
3 0 2 और ये 5 इधर आ जाएगा। क्या होगा? 5 इधर आ जाएगा। एगो अंक सरक जाएगा क्योंकि 1 0 लेके करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बार वाला संख्या रहता है। इसको मानेंगे अब समीकरण 2। हम जानते हो ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा बनाने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो भी हम दोनों समीकरण बना रहे हैं उसमें भी दशमलव के बाद बार वाली संख्या रहे और इसमें भी दशमलव के बाद बार वाली संख्या रहे, तभी हम घटा पाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे। जब 2 - 1 करेंगे तो ये 100x में से 10x घटा दिया, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 90x। अब समझते रहिएगा आप लोग। 90x चाहे लिख दे रहा हूँ, कहीं आप लोग फिर से मिस्टेक कर जाएंगे। 100x में से -10x, यहाँ पर क्या है? माइनस ये है 302.5 पर बार। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जब घटा देंगे 100x में से 10x घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 90x। यहाँ क्या होगा? दशमलव खत्म, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 पे बार, दशमलव के बाद यहाँ भी 5 पे बार, तो दशमलव भूल जाएंगे। यहाँ पे अब 5 में से 2 घटा लो, दशमलव को इधर वाला काम करेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ पे 0 में से 3 नहीं जाएगा, एक ये हासिल यहाँ पर मिल जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बातों को समझिएगा। घटा रहे हैं तो मैंने बताया बार में से बार ये खत्म, दशमलव। 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 में 0 गया 2, 0 में से 5 नहीं घट पाएगा, एक हासिल। 10 में से 5 गया, 5 घटाना था, 7 घटाना है ना जी, 3 है ना, 3 घटाना है, 302.5। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच जाएगा 2। दशमलव को लिखते नहीं है तो इसलिए दशमलव जीरो को लिखते नहीं है, दशमलव जीरो जब 0 आया तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दिया। 27.2703 2703। 1 मिनट, यहाँ 2 आएगा बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा 2 आएगा, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 10 में से 0 में से 3 नहीं जाएगा, कहाँ से 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बच जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब x को अकेला करेंगे 27 23 और इसके नीचे ये 90 आ जाएगा। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? 3 से देखिए ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से ये कट रहा है, 3 9 27 कट गया, 23 नहीं कटेगा, और ये 300 कटेगा। ठीक है, 5 से देख लेते हैं, 5 से नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ये नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? नहीं कटेगा। और कटना वाला रहेगा तो कटेगा, चाहे नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक लिख देंगे। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे? पहला काम पी अपान क्यू के रूप में हो गया, तो पहले वही लिखेंगे परी में लिख के कामा करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड में, देखिए 90 आ गया है, तो लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहला काम लिखिएगा परी में, अब कामा, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए 2 मिल जाएगा 45, 2 से करें तो 45 मिल गया। समझ रहे हैं? अब फिर से 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, 15 3 45, फिर 3 से करेंगे, 3 5 15, अब 5 से करेंगे, खत्म। 3 दूना 6, 3 18, 5 90। देखिए इसमें 2 भी मिला है, 5 भी मिला है, 3 मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 और 5, यानी 2 भी आया है 5 भी आया, तो 2 और 5 या दोनों यानी दोनों भी आया है, 2 और 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आएगा। समझ रहे हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आएगा, यानी 3 आ गया, इसलिए बस यहाँ तक लिख के इसको लिख लेंगे
ख़त्म हो जाएगा। इसको हम देखिए यहाँ पे 2 बार 10 से गुणा कराए हैं ना, इसको देखिए हम यहाँ क्या कर सकते थे। ये नीचे वाला काम तो फिर से वही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक काम क्या छोटा सा कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि आप सब सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे डायरेक्टली 2 अंक है ना, हमको बस दशमलव के बाद 5 को लिखना है, बार 5 को रखना है। इसको यहीं पे आप समीकरण 1 मानिए, ठीक है। इसको यहीं पे आप क्या कीजिए, समीकरण 1 मानिए। दशमलव के बाद 2 अंक है, इतना से गुणा कराइए। दोनों पक्षों में 2 अंक है तो 2 जीरो लेके 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर दिए। यहाँ 100x, यहाँ 100 से गुणा करेंगे 2 अंक की 10 रख जाएगा तो 2 भी आ जाएगा और एक 5 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 2 भी आ जाएगा, एक 5 भी आ जाएगा, लेकिन ये बार वाला संख्या बच जाएगा क्योंकि बार ख़त्म नहीं होता है। तो ये समीकरण 1 था, ठीक है। ये क्या था, समीकरण 1 था। इसको मान लीजिए समीकरण, इसको मानिए समीकरण 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे, यानी हम 2 में से तीसरे को घटाते हैं तो घटाइए। ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0.5 बार 0, जब कुछ नहीं तो 0 रख सकते हैं, मत रखिए। यहाँ 0.12 रखिए, 5 2 0, गलती कर रहे हैं हम। दूसरे में से पहले वाले को, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे बार वाले में से बार वाले को तो घटा लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, ये जो 2 है ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 0 ले सकते हैं, 0 में से बार वाले घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे, यानी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 संख्या एक साथ लेंगे तो, मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले बिना जो जिस पर बार नहीं होगा पहले उन सबको एक साथ ले लीजिएगा। समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 30.22688 इस पे यदि मान लीजिए आया है बार, 9 पे बार आया है, तो पहले कंडीशन में इसको इतना मान लेंगे। दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है जिस पे बार नहीं है। 4 अंक है, बार नहीं है, तो पहले 4 जीरो लेके गुणा कराएंगे। तो 4 जीरो लेके जो गुणा कराएंगे, जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हम 1 जीरो लेके गुणा कराए थे, तो 4 जीरो लेके जो गुणा कराएंगे, जो मान आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जब 4 अंक लेके गुणा कराएंगे तो ये 4 अंक इधर से रख जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा, यहाँ 9 पे बार, तो अब यहाँ पे मानेंगे समीकरण 1। अब जब बार 1 है तो अब 10 से गुणा, फिर पुनः 10 से गुणा कराएंगे, पुनः क्या करेंगे, 10 से गुणा कराएंगे। आप वहाँ एक छोटी सी बात लिख सकते थे, पुनः 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि फिर से 10 से गुणा हुआ है। नहीं लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसमें से ये, तो फिर से जब एक बार और करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो इसको समीकरण 2 मानेंगे, फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। तो अब यहाँ से 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो देखिए इसमें भी केवल बार वाला संख्या बचा, इसमें भी केवल बार वाला संख्या बचा है, तो इसलिए इसको हम घटा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक बार वाला है, यहाँ पे बिना एक बार वाला और एक बार वाला है। समझ रहे हैं, यानी एक के ऊपर रेखा है, एक के ऊपर रेखा नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से एक बार और जाएंगे, पुनः फिर से क्या करेंगे, एक संख्या है ना, पुनः 10 से गुणा कराना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपका अब 1000 बन जाएगा, 10 से गुणा करने पर। तब क्या करेंगे आप, इसको समीकरण 1 नहीं मानिए, इसको समीकरण 1 मानिए। दोनों पुनः 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में पुनः दोनों पक्षों में
10 से गुणा करने पर, यानी हम फिर से पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1000 बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अंक इधर रख जाएगा, 30, 2, 5, 1 अंक इधर रख गया, 5 दशमलव यहाँ 5 पे बार। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 5 बार, यहाँ भी दशमलव के बाद 5, यानी इन दोनों संख्या एक जैसी है। अब इसको 2 में से 1 घटाएंगे, समझ रहे हैं, यानी दशमलव के बाद एक जैसा बनाएंगे फिर घटाएंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, इस x को अकेला कर दीजिए, इसको इसके नीचे ला दीजिएगा, 2 - 1, 2 - x, यानी पहले इसमें से इसको घटाएंगे, समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप कर ही सकते हैं, पहले इसमें से इसको घटाइएगा, फिर इसको यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे वैसे कर लीजिएगा। 2 समीकरण मिलता है, जैसे कर रहे थे वैसे कर लीजिएगा। ये 2 आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, 2 क्या दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क। इसको आप करके आइएगा, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आप करके आइएगा। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, करके आइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने इसमें क्या सीखा कि इस बार वाली संख्या को कैसे हटाया जाता है, जब तक दशमलव के बाद सेम अंक न रहे, सेम संख्याएं न रहे, तब तक हम उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।